देखो, आपको मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि किस चैप्टर से क्या चीज आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और उसके क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम। इसमें क्या है कि कोई भी प्राइम नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही आपका होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कभी कभी लिखा हुआ आता है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो आप यही लिखोगे कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फैक्टर ऑफ प्राइम, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे 144 है, ये 144 क्या है? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और इसको हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 7 2 2 236 218 2 9 एंड 3 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 into 3 to the power 2। तो ये किसमें एक्सप्रेस हो गया? ठीक है। एक तो सिंपल ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 या कोई भी नंबर, ठीक है। और नीचे आपको ऑप्शन में ये इस तरीके से ऑप्शन में 2 to the power 3 3 to the power 4 ऐसे करके दिया होगा, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। एक तो ये सिंपल जो है सो क्वेश्चन होगा। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट द HCF एंड LCM बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें आपको HCF का कॉन्सेप्ट और LCM का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो बेसिक होगा वो ये कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब जैसे कोई नंबर है, उसका फैक्टर 2 to the power 3 5 to the power 2 और 7 है। दूसरा नंबर है, उसका फैक्टर है 2 to the power 4 3 to the power 2 और 5 to the power 3, ये, ठीक है। अब हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट ये है कि एचसीएफ का क्या है, कैसे फाइंड होता है, एलसीएम कैसे फाइंड होता है, ये मालूम होना चाहिए। अब एचसीएफ के लिए आपको कॉमन फैक्टर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है, ये याद। एचसीएफ में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। क्या लेना है? कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। सबसे पहले एचसीएफ में ये ध्यान रखना कि सिर्फ हम कॉमन फैक्टर, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो एचसीएफ वन। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मींस, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? जब भी कंटिन्यूअस नंबर आएगा तो एचसीएफ उसका बनी होता है, ये फिक्स। कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम उसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये याद। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेंगे? सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर का कौन सा? लोएस्ट, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट। कॉमन फैक्टर का क्या लेंगे? लोएस्ट पावर। तो यहाँ लोएस्ट पावर क्या हो गया? 2 to the power 3। यहाँ कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर 5 to the power 2। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई करके फॉर द एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं। एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी और अनकॉमन फैक्टर भी। तो कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर
और अनकॉमन फैक्टर है वो भी लेना है, जैसे 3 टू द पावर 2 और अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम क्लियर, एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हो गया। एचसीएफ और एलसीएम में तो गलती नहीं होगी। उसके बाद आता है HCl into LCM equal to product of two number, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस होगा वो ये है, HCF into LCM equal to product। ठीक है, वो HCF को कुछ भी लिख सकते हैं, LCM को कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को कुछ भी ले सकते हैं। जैसे उन्होंने लिख दिया कि LCM जो है वो 25 into K है, HCF दे दिया आपको और दो नंबर जो है A और B वो भी दे दिया आपको, K निकालना है, ये फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन कैसे भी चेंज कर सकते हैं। HCF और LCM पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divisible by this number and this number, find that largest number। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो जब इस तरीके का है दोनों से डिवाइड हो जाए तो HCF निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, लार्जेस्ट नंबर which is divisible by this and this, then you have to find out इन दोनों का LCM निकालना है। ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो, लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको जो दोनों से डिवाइड हो जाए, और स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by these two number, सबसे छोटा नंबर निकालो जो दोनों को डिवाइड करे या दोनों से डिवाइड हो जाए तो LCM। याद रखना स्मॉलेस्ट में LCM और ग्रेटेस्ट में HCF। ठीक है, ग्रेटेस्ट में HCF। ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालो जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे तो आपको HCF निकालना है, दोनों से डिवाइड हो जाए तो HCF निकालना है। ठीक है, और रिमाइंडर तो HCF के केस में रिमाइंडर दोनों में पहले माइनस करेंगे और LCM के केस में लास्ट में वो रिमाइंडर ऐड, ये याद। ठीक है, रिमाइंडर के केस में क्या करना है, रिमाइंडर के केस में HCF में पहले रिमाइंडर माइनस करेंगे तब HCF निकालेंगे, और LCM में LCM निकाल के तब रिमाइंडर ऐड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह के आपके फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। फिर फर्स्ट चैप्टर में सेकंड पार्ट होता है प्रूविंग पार्ट। प्रूविंग पार्ट में आपको इररेशनल नंबर क्या प्रूव करना है, इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक सम और डिफरेंस ऑफ द रैशनल और इररेशनल इज इररेशनल, और दूसरा डायरेक्टली रैशनल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल √5 इज एन इररेशनल नंबर डायरेक्टली। ठीक है, √5 इज एन इररेशनल नंबर डायरेक्टली। अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, कंट्राडिक्शन मेथड। कैसे, इसका प्रूफ, let √5 be a rational number, √5 be a rational number, √5 क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब √5 जब रैशनल है तो √5 इज इक्वल टू p/q या a/q कुछ भी ले सकते हैं, a/2 where a and b are co-prime and b is not equal to 0। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो को-प्राइम है इसका कॉमन फैक्टर HCF जो होता है वो 1 होता है, इसी को ये कंट्राडिक्ट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जिसने ये चीज नहीं लिखी उसके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि यही यही इसी को कंट्राडिक्ट करता है। जो अपन प्रूफ करेंगे उसमें कंट्राडिक्ट यही होगा और इसी से ये प्रूफ होगा कि ये इरेशनल है। तो ये वाला सेंटेंस आपको लिखना चाहिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो √5 स्क्वायर इक्वल टू a बाई b का स्क्वायर, 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। Therefore a square is divided by 5. Therefore by the theorem a is also divided by 5. जब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 is a factor of a. जब a 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 a का फैक्टर हो गया। अब जब 5 a का फैक्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, लेट c इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5c। ठीक है, वापस लेट अगेन करेंगे, a इक्वल टू 5c। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। Therefore b स्क्वायर is divided by 5. Therefore b is also divided by 5. Therefore 5 is a factor of b. अब b का फैक्टर भी 5 है, a का फैक्टर भी 5 है। Therefore a and b has a common factor 5, जबकि आना क्या चाहिए 1, यही कंट्राडिक्ट होता है। Therefore it contradict the fact, therefore our assumption is wrong, therefore contradict हो गया, therefore √5 is irrational। इस तरीके से ये इरेशनल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इरेशनल प्रूफ हो जाता है। समझ में आ गई बात। दूसरा प्रूफ आता है सम या डिफरेंस। सम या डिफरेंस, जैसे 2 + 3√5 इज इरेशनल, या 2 - 3√5 इज इरेशनल। सम या डिफरेंस भी आ सकता है, डिवीजन में भी आ सकता है, प्रोडक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है प्रूफ का। प्रूफ वाले क्वेश्चन या तो ये या तो इस तरह के आ सकते। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं और ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे ये है 2 + 3√5, इसको रैशनल लेट कर लो, फिर 3√5 इक्वल टू p/q -2, 3√5 इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, p - 2q, √5 इक्वल टू p - 2q अपॉन 3q। अब ये क्या हो गया, a/b के फॉर्म पे आ गया। कोई भी नंबर a/b के फॉर्म पे होता है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है तो वो क्या होता है, रैशनल। ये हो गया आपका इरेशनल और ये हो गया रैशनल। रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता है, तो कंट्राडिक्ट हो गया, प्रूफ हो जाएगा कि 2 + √3 क्या है, इरेशनल। अब माइनस के केस में क्या करें, 2 - 3√5 इक्वल टू p/, इसमें हमने 2 को शिफ्ट किया था, इसमें आप इसको इधर शिफ्ट करो
ठीक है, रूट वाले को उधर शिफ्ट करो और p बाई q को इधर शिफ्ट करो। 2 माइनस p बाई q इक्वल टू 3 रूट 5, ये हो जाएगा 2q माइनस p अपॉन q इक्वल टू 3 रूट 5, ये 2q माइनस p अपॉन 3q इक्वल टू रूट 5। अब ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, रैशनल रैशनल इक्वल नहीं होता, कंट्राडिक्ट हो गया। तो माइनस वाले में बच्चे बहुत गलती सेम वही करते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं या फिर मिस्टेक हो जाती है। तो आप क्या करो, इसमें इसको इधर से करो, p बाई q माइनस के केस, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन प्रूविंग के सेकंड टाइप। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में इतनी ही चीजें होती हैं जो मैंने बताया। एसडीएफ एलसीएम आपको एसडीएफ एलसीएम का कांसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन भी वहां फिर आप अपना स्किल लगाओ। मैक्सिमम केस में लार्जेस्ट निकालना है नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, स्मॉलेस्ट निकालना है। तो लार्जेस्ट वाले में आपको मैक्सिमम केस में एसडीएफ निकालते हैं, स्मॉलेस्ट में मिनिमम केस में लार्जेस्ट निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के केस में रिमाइंडर जो है वो पहले छोटे था, एलसीएम में एलसीएम निकाल के तब रिमाइंडर है, ठीक है। अब आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये निकालना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम करते हैं फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, दो चीज आप यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर किसी का फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब d निकाल लो, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद अल्फा माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a और बीटा माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट के फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जीरोस निकालो। ये अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोस, ठीक है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा आप जो है ध्यान रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट निकालने से पहले या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से पहले देखना कि वो इस फॉर्म पे है या नहीं है, तो उसको रीअरेंज करो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया x माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, ये अभी फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। तो इसको फॉर्म पे लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, या आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7x, इसको अरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो इस तरीके से अरेंज करके तब उसको जो है आप मिडिल टर्म स्प्लिट से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके जीरोस फाइंड करो। अब इसी अल्फा बीटा पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे देंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस तरीके का कुछ भी दे सकते हैं।
तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके आप सम और प्रोडक्ट में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे? सम और प्रोडक्ट में चेंज करोगे। ठीक है, आप डायरेक्टली उस इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इसके अल्फा बीटा निकाल करके इसमें वैल्यू नहीं करेंगे, या ठीक है, अल्फा और बीटा निकाल करके इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आपको सम और प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, ये चीज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इन दोनों का सम निकाल लो, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस अल्फा बीटा सी बाई ए, ये ए कट गया, माइनस बी बाई सी माइनस सी बाई। अब वैल्यू रखो और सॉल्व। बी की वैल्यू -7, माइनस माइनस 7, ए की वैल्यू 1 माइनस सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1। ठीक है, क्योंकि जितने देर में आप इसके फैक्टर निकालोगे उतने देर में ये सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्या ये इसका यूज, इस फॉर्मूले का यूज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12, ये फॉर्मूला है, इसका यूज बीच में जरूर। ठीक है, ये तो हो गया आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी इस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको फंडामेंटल आना चाहिए इसका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके, ट्विस्ट करके वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पेपर दे रखे हैं, है ना, 100 रिपीटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें भी क्वेश्चन किस तरह से अल्फा बीटा पे आते हैं उसमें दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब देखो, उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कभी कभी ये ग्राफिकली भी पूछते हैं, आपको ग्राफ पे प्लॉट करके उसके जीरोस नहीं फाइंड करने, है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे ये जितने पॉइंट पे डिवाइड करेगा उतने जीरोस होंगे। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे वो डिवाइड करेगा उतने जीरोस होंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पॉइंट पे, तो इसमें कितने जीरोस हो गए? 3। ये कितने पॉइंट हो गए? 2। ये कितने पॉइंट हो गए? 9। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट। अब क्वाड्रेटिक की बात करें, अगर हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ आपके कैसे कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक के ग्राफ आपको, क्वाड्रेटिक का यूज जो होता है ना वो एटमोस्ट 2 होता है। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक 2, यानी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एटमोस्ट में क्या लेते हैं? एटमोस्ट में जितना होता है उसके नीचे वाले लेते हैं, और एटलीस्ट में जितना होता है उससे ऊपर वाले लेते हैं। जैसे एटलीस्ट 3, तो 3 और 3 से ज्यादा। एटमोस्ट में एटमोस्ट 3 और 3 से कम, तो 0 वाले लेंगे। तो ये 9 0 का ग्राफ हो गया, ये 1 0 का ग्राफ हो गया, और ये 2 0 का। ठीक है, इसमें आपको डाउनवर्ड कब होता है और अपवर्ड। ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ए पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है, नेगेटिव है या 0 से कम, यही होगा। तो ये जो है सो अगर ए से बड़ा है तो अपवर्ड आएगा,
जीरो से बड़ा है ए तो अपवर्ड आएगा, जीरो से कम है तो डाउनवर्ड। क्या आएगा? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आपको मैंने दे रखा है, उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जी। ठीक है, तो किसी का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, किसी का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको, तो आपको जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मालूम होना चाहिए। मान लो जीरो दे रखे हैं तो उसका सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, वैल्यू। ठीक है, और अगर कोई आपको दे रखा है जैसे 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनके हमको क्या करने पड़ेंगे? इसका सम निकालना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या चाहिए? सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट अगर आपने निकाल लिया तो बन जाए। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, बोला कि इसका अल्फा और बीटा जो है सो जीरोस है। अब आप 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा ये जीरोस दे रखे हैं, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो फाइंड करो। किसका? जिनके जीरोस ये दे रखे हैं, इनके जीरोस तो अल्फा बीटा हैं, लेकिन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस ये। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? इनके जीरोस का सम निकालोगे, इनके जीरोस का प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, और उसके बाद यहां से आप सम और प्रोडक्ट लेकर के उसमें पुट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो इसी चीज को अगर हम ले तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हम सम निकाल। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, 3 इंटू माइनस बी बाई ए, अब बी यहां से लो -7, 3 इंटू 7 अपॉन 1 21, अब सम की जगह कर दिया। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट भी आपका कुछ नंबर आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सम है, सम किसका है? अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा जिसका जीरो है इसका जीरो है, तो यहाँ से हम माइनस बी बाई ए ले सकते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट में सी बाई ए यहाँ से ले सकते हैं। तो आपका जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते। ठीक है, तो चैप्टर 2 में आपको इतनी चीजें आनी चाहिए बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन को वो घुमाते रहे, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। किस तरीके से घुमा सकते हैं वो मैंने आपको वर्कशीट दी है, उसको कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे वो घुमा करके पूछते हैं, कैसे ट्विस्ट करके पूछते हैं। ठीक है, अब आ गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपको जो चार्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो याद, कंसिस्टेंसी, वो चार्ट एक बार मैं आपको लिख के समझा दूंगा। देखो, चैप्टर 3 आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसके अंदर जो चार्ट है वो ये है, कंडीशन, सॉल्यूशन, ग्राफ, कंसिस्टेंसी।
ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉर द इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are the two linear equation in two. ये दो लीनियर इक्वेशन है आपके। अब इसके कंडीशन, सॉल्यूशन, ग्राफ और कंसिस्टेंसी कैसी होगी, ये चार्ट आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इस चार्ट पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो या, ठीक है, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, इस चार्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली। अब देखो अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द कॉमन सॉल्यूशन। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि इस दोनों ग्राफ को जब आप सॉल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन x और y की सेम, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग। ये एक लाइन एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये दूसरी लाइन दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और दोनों डेफिनेटली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो जो कॉमन पॉइंट है वही यूनिक सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्ट। कंसिस्टेंसी में इसका ये होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो कॉमन होगा ही। कंसिस्टेंसी मतलब, कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट मतलब दोनों इक्वेशन की कम से कम एक सॉल्यूशन जो है वो कॉमन होगा ही होगा, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, यानी कि इनके जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनके बहुत सारे सॉल्यूशन कॉमन, यानी कि यहाँ इसके बहुत सारे सॉल्यूशन कॉमन, और इसका ग्राफ आता है अनसाइड। एक ये वाली जो लाइन है वो एक इक्वेशन की हो गई, और ये दूसरी लाइन है ये दूसरे इक्वेशन की हो गई, दोनों कॉन्साइड, कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्साइड, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, यानी कि कॉन्साइड हो गए, ठीक है, कंसिडेंट, और ये भी कंसिस्टेंट होता है, और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तीसरा कंडीशन है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ये होता है नो सॉल्यूशन, मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होंगे, दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग, ठीक है। और ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, और ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये सॉल्यूशन होता है, ये ग्राफ होता है, और ये कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। इस चार्ट पे एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चार्ट पे आता है। जैसे वो दे देते हैं कि दो इक्वेशन दिया, इट हैज मेनी सॉल्यूशन, और उसका कोई एक कोएफिशिएंट अननोन कर, वो अननोन कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना, ठीक है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरा आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, उसमें आप 2 या 3 सॉल्यूशन ईच इक्वेशन का निकाल लो, और उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट करो। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो या तो लाइन इंटरसेक्टिंग आएगी, या कॉन्साइड आएगी, या पैरेलल, ठीक है। उसके बाद उसके साथ क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे आपको कहा उन्होंने कि दोनों इक्वेशन का ड्रॉ करो,
ठीक है, तो ईच इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकालोगे? 2 या 3, उससे ज्यादा 2 या 3 निकालोगे। उसके बाद कैसे उसको फाइंड करोगे? इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? लेट करके x को या y को दोनों में से किसी एक को लेट करो, ठीक है, 0 जरूर लेट करो। एक बार x को लेट कर लो 0, एक बार y को लेट कर लो 0, दो इक्वेशन, दो सॉल्यूशन आ गए। अब उसको प्लॉट कर दो ग्राफ, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे अपने पास। उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद डेफिनेटली वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं प्लॉट करने के बाद वो बोलेंगे कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उनके वर्टिसेस लिखो। तो वर्टिसेस ये होंगे, वो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करो। वो दो लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा बोलिए, ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा बोलिए। ये चीज आपको ध्यान रखना कि ग्राफ के बाद क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, सीधा सिंपल ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए नहीं पूछते हैं, ग्राफ के साथ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी बच्चे उस क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं, मार्क्स कट डिडक्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। जिसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना नहीं आ रहा होगा या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं आ रहा होगा, ये बात समझ में आ रही। इसके बाद आता है थर्ड में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दो मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। किसी भी ग्राफ को सब्स्टिट्यूशन से कैसे फाइंड करते हैं और एलिमिनेशन से कैसे फाइंड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं, वो x की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे 2x + y = 5 और x - y = 1, तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट किया, ठीक है। आप सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो आपको दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। दोनों इक्वेशन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कौन सा इक्वेशन इजी है, कौन सा इक्वेशन इजी है, हम कौन से इक्वेशन से इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x = 1 + y, अब ये 1 + y यानी कि x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो 1 + y + y = 5। इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? 1/x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई एंड क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या देखना है? एलिमिनेशन मेथड में 2x + 3y = मान लो फॉर एग्जांपल 10 है और 3x - y = 2 है। अब इसको हमको एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि इसको मैं एलिमिनेट करूं। इजीली मैं किसको एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा x को ही एलिमिनेट करे या हमेशा y को ही एलिमिनेट करे। तो जो इजीली आपको लगता है कि मैं एलिमिनेट कर सकता हूं उसको सोचो, ठीक है। जैसे मैंने सोच लिया मैं यहाँ पे y को इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो, याद रखना एलिमिनेशन मेथड, जिसका आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 3 है और ये 1 है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 3 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, सिर्फ वो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई। तो 2x
प्लस 3y इक्वल टू 10, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब उसके बाद जब कोफिशिएंट आपका सेम हो गया तो देखेंगे साइन। तो क्या देखेंगे? साइन। तो फिर साइन देखेंगे। साइन अगर डिफरेंट है तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे? अगर साइन सेम होता तो मैं करता सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या करता? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये इजीली कट गया। ये हो गया 11x, ये हो गया 16। तो x की वैल्यू आ गई 16/11। ये वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं और तो निकल जाएगा आपका 1। समझ में आया? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह से। ठीक है, कभी कभी बोर्ड में ये स्पेसिफाइड लिखा हुआ आता है कि फाइंड दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ऐसे कभी कभी लिखा हुआ है। और जब नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, और जब उसमें नहीं लिखा हुआ है ना तो ये यूज करना है, ये। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? लंबा होता है, बड़ा मेथड है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आता है। वर्ड प्रॉब्लम आपको फ्रैक्शन बेस्ड आ सकता है, एज बेस्ड आ सकता है, डिस्टेंस बेस्ड आ सकता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम बेस्ड आ सकता है, डिजिट बेस्ड आ सकता है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको आप बुक से जो है सो प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी बुक, उसके एग्जांपल, और मैंने जो वर्कशीट्स दे रखी है। ठीक है, वर्कशीट मैंने जो थ्री की भी अलग से दे रखी है, फिर अभी जो 100 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी है, उसके बाद इससे पहले जो मैंने वर्कशीट दी थी उसमें भी। तो उसमें से वर्ड प्रॉब्लम को आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जो भी नहीं आएगा या कंफ्यूजन होगी तो इसमें चैप्टर 3 में इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कम से कम इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए। अब आ जाओ चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसी की तरह है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस इक्वल टू 0। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वर्ड प्रॉब्लम दो जगह इसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। फिर चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम आपको 5 मार्क्स में जरूर आएंगे। 5 मार्क्स में एक वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक या लिनियर का आएगा, और अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का केस स्टडी आ गया तो फिर वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स में नहीं देंगे। और अगर उन्होंने केस स्टडी दूसरे चैप्टर से पूछ लिया तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में डेफिनेटली। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है किस फॉर्म पे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4। अब नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन करने के लिए नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। नेचर ऑफ रूट पे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो अभी जो मैं कंडीशंस बताऊंगा उस पे बेस्ड। जैसे d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या हो जाते हैं? रूट्स आर रियल एंड रियल एंड इक्वल। अगर d 0 के बराबर है तो रूट क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। इसी का कन्वर्स भी याद रखना पड़ेगा कि अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो d इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको इसको वाइस वर्सा याद रखना पड़ेगा। d अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब टू डिफरेंट।
और अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0, दोनों याद रखना वाइस वर्सा। डी इज लेस देन 0, रूट्स आर अनरियल and does not exist। ठीक है, ये केस आपको 11th में सॉल्व करना है। तो रूट्स आर अनरियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा कंडीशन, सिर्फ रूट्स आर रियल, सिर्फ रूट्स रियल है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये याद रखना, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, वो सीधा लिख देते हैं, if the roots of such equation are equal real then find the k। और k क्या होता है, k अननोन कोफिशिएंट होता है, k क्या होता है, अननोन कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ही दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दें, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी दे सकते हैं, x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू 1 अपॉन x + 3। अब इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी होगी, साथ साथ उसको सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी डायरेक्ट अभी कर, मोस्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे नहीं तो वो रूट वाले देंगे या फिर वेरिएबल वाले। ठीक है, जैसे a² b² x² प्लस 3abx प्लस a² + b² इक्वल टू 0। फाइंड और सॉल्व फॉर x, इस तरीके का भी दे सकते हैं, वेरिएबल वाला, रूट वाला भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर वो पूछेंगे डायरेक्टली से सॉल्व फॉर x मतलब कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट देंगे तो वेरिएबल वाला लेंगे या फिर। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस तो आपको मैंने जो असाइनमेंट्स दे रखे हैं उससे करनी है, फिर कोई उसमें अगर डाउट होगा तो फिर आप पूछना। अभी जो दिया है उसमें, उससे पहले भी उसमें दे रखा था असाइनमेंट्स में, जो आप सॉल्व। फिर इसके भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम आपको सेम फ्रैक्शन बेस्ड, स्पीड डिस्टेंस टाइम बेस्ड, एज बेस्ड, है ना, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। आप एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम एग्जांपल जो उसमें दे रखा है वो, और असाइनमेंट में जो दिया हुआ है वो सॉल्व करोगे, जो डाउट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीजें होती हैं, समझ में आ गया। मतलब मैं आपको जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ चैप्टर्स को, उसके कॉन्सेप्ट को, और क्या क्या चीजें आपको कम से कम तो आनी ही चाहिए वो चीज। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको वो सीरीज ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर दे देंगे, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं है इसके लिए आपको जो है डी फाइंड करना होगा। डी इज द कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है an - an - 1, यानी कि d = a2 - a1 निकालो, d = a3 - a2 निकालो। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो वो सीक्वेंस जो है, वो सीरीज जो है वो एपी में हो जाएगी, और अगर नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो वो सीरीज एपी में नहीं। तो कोई भी सीरीज को चेक करना है आपको कि वो एपी में है या नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते। क्या फाइंड करोगे, डी, डी फाइंड करोगे, डी अगर इक्वल आ गया तो वो सीक्वेंस में है, वो सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है कि 3 कंसेक्यूटिव, आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे, आपको फाइंड करना है उसमें जो भी अननोन
होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 1/p-1, 2/p-2, 3/p-3, ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, आपको p फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? p। तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया। p कैसे फाइंड करोगे? इसको यूज करके, क्योंकि d हमेशा उसके अंदर सेम है, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? p की। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आता है आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया कैसे फाइंड करेंगे। फिर आता है टर्म्स वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इस फॉर्मूले पे टर्म वाले क्वेश्चन लिखेंगे, सम वाले नहीं, टर्म वाले क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो चीज गिवन है वो लिखना है, और फिर जो फाइंड करना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जो उसके अंदर गिवन है वो लिखना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म लिख दो, कॉमन डिफरेंस तो आप निकाल लोगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म an नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर सीक्वेंस, अगर नंबर ऑफ ये टर्म्स एक ही में। ठीक है, टर्म्स के केस में आप ये फॉर्मूला, लास्ट टर्म निकालना है ये फॉर्मूला यूज करो, फर्स्ट टर्म निकालना है ये फॉर्मूला यूज करो, कॉमन डिफरेंस निकालना है ये। तो इसमें कितनी चीजें हैं? लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, चार चीजें। चार में से तीन चीजें दे रखी होंगी, दो चीजें दे रखी होंगी, बाकी आपको इसमें फाइंड करना होगा। दूसरा फॉर्मूला होता है सम वाला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस दे रखा होता है तो कॉमन डिफरेंस तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज। कभी कभी कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा है, तो ये यूज। ठीक है, सम के केस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, टर्म के केस में ये। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा यूज करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो गिवन है वो देखो, जो फाइंड करना है वो देखो। जो फाइंड करना है और जो गिवन है उसी पे डिपेंड होता है कि हम कौन सा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन आया है मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, इसका सम निकालना। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दोनों कर सकते हो। हम 15 टर्म है, 15th टर्म निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, और या ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑफ 3 है तो डी इसका हमेशा 3 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 है तो डी हमेशा इसका क्या आएगा? 3। ठीक है, उसके बाद भी आता है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सर, या डिविजिबल बाय कोई भी नंबर। तो आप क्या करोगे? यहाँ कितना डिजिट है? 3 डिजिट। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लो, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, डिविजिबल बाय 7 है, 7 से डिवाइड।
7 से डिवाइड करो, ये जो आएगा वो ए होगा, ये जो आएगा वो ए होगा। ठीक है, 7 × 7 30, 7 4 28 2, तो a इक्वल टू 100 प्लस 7 माइनस 2, इसका और इसका डिफरेंस इसमें ऐड कर देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा याद रखना डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस उस स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड। ठीक है, तो यह आ जाएगा 185, इसमें 7 × 7 29, 7 4 28 1, 7 2 14, ये रिमाइंडर माइनस करेंगे और ग्रेटेस्ट में हमेशा रिमाइंडर माइनस, ये फिक्स्ड रूल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करते हैं, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड करते हैं और ग्रेटेस्ट में सीधे रिमाइंडर माइनस करते हैं। तो an इक्वल टू हो जाएगा 999 माइनस 5, an इक्वल टू 994, तो an क्या आ जाएगा 994। ठीक है, अब आपको a और an मिल गया तो हम सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। गॉट इट। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, an वाले मेथड से इससे n निकालना, ठीक है, और n आ जाएगा फिर इस फॉर्मूले से सम निकालना। समझ में आया जी? क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन एपी से कुछ भी बन सकते हैं। अब आपको एपी के सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है अच्छे से, उसके बाद एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद मैंने जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस दे रखे हैं इतना अगर आप कर लेते हो तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे चैप्टर। ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आता है एपी में, ठीक है, एपी में वर्ड प्रॉब्लम आता है, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के एपी बनाएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के क्या करेंगे, एपी फॉर्म करेंगे और एपी फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व। जैसे एक क्वेश्चन आपके बुक में ही है जो कि इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, ये 10 स्पाइरल, और इसका जो रेडियस है वो 0.5 1 इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो पहले का रेडियस हो गया 0.5, दूसरे का रेडियस हो गया 1, तीसरे का रेडियस हो गया 1.5, इस तरह से 10 स्पाइरल में रेडियस बढ़ता है। आपको टोटल लेंथ ऑफ द रेडियस, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो इसमें आपका ये क्या है, सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई। सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई। तो 0.55 1 पाई 1.55 इस तरीके से आपका एपी बन जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एपी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल लेंथ निकालना है, यानी कि सम निकालना है। ठीक है, और अगर ये पूछता लेंथ ऑफ 30th स्पाइरल तो क्या करते, क्या करते, तो 830 निकालते, क्या निकालते, 830, क्योंकि वो 30th स्पाइरल का लेंथ पूछा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, 830 निकालना, और यहाँ टोटल लेंथ पूछ रहा है, टोटल मतलब सम, यानी कि एक्सटेंड निकालना, क्योंकि 10 स्पाइरल जितने स्पाइरल है उनका सम निकालना। अब एपी आ गया आपका, ए आ गया 0.55, डी आ गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.55, 10 आ गया आपका 10, आप एक्सटेंड निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स एपी में आ, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 6 से रिकॉर्ड, ठीक है, चैप्टर 5 तक में कोई प्रॉब्लम
चैप्टर 5 तक का जो मैंने आपको दे रखा है 100 क्वेश्चन, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 पे सॉल्व।